उसने फिर कहा, सर अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो प्लीज हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैंने उन्हें बताया, मेरा नाम यूतियान है, मेरी उम्र 60 साल है और मैं शांकिंग गांव से हूँ। मैं पहाड़ों पर एकांत में रहता था, इसलिए मुझे इस मॉडर्न दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पुलिस वाला हैरान होकर बोला, क्या आपका जन्म सच में 1962 में हुआ था? तभी ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। डॉक्टर ने कहा, इनके एक्टिव सेल्स एक आम इंसान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, बाकी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। सर आप अपनी हेल्थ ऐसे कैसे मेंटेन रखते हैं? आपकी शक्ल देखकर तो कोई भी आपको 20 साल का ही समझेगा। मैंने मन ही मन सोचा, शायद पहाड़ों की ताजी हवा और भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बुढ़ापा मुझ पर धीरे धीरे आ रहा है। ऑफिसर ने कहा, देखिए सर, चूंकि आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए टेक्निकली आप एक अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन माने जाएंगे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका एक बेटा है जो इसी शहर में रहता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? मैं हैरान रह गया, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही? उसने बताया, डेटाबेस में उनकी माँ का नाम जियांग क्यूयुन लिखा है। मैंने बेचैनी से पूछा, क्यूयुन कहाँ है? मुझे जल्दी उनसे मिलवाइए। लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनफॉर्चुनेटली 20 साल पहले ही एक बीमारी से उनका निधन हो चुका है। आई एम सॉरी। ये आपके बेटे की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो उसे ढूंढ सकते हैं। यू जिएटिंग, मेरा बेटा। ऑफिसर ने कहा, मिस्टर यू, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 जन्मों के अकेलेपन के बाद आज मेरा एक बेटा और 3 पोते पोतियाने होंगे। मैं जिसके पास अनगिनत मैजिकल ट्रेजर हैं, जो एक लीजेंडरी कल्टीवेटर है। क्या मेरे वंशज ऐसी छोटी सी जगह पर रहते हैं? तभी ऑफिसर एमसी को उसके सन के अपार्टमेंट के पास ले जाता है। हम वहां पहुंचे। ऑफिसर ने कहा, हेलो मिस शेंग सुहुआ, हमें ये सज्जन मिंगजू टावर के पास मिले। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये आपके पति के पिता हैं। वो औरत एकदम शॉक में थी। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? इतना जवान आदमी और आप कह रहे हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं? ऑफिसर ने कंफर्म किया कि डेटाबेस से मैच हो चुका है। उसने कहा, मुझे भी अपने पति से पूछना है, लेकिन अभी वो हमें अंदर ले गई। तभी एमसी भाग के अपने सन को देखने जाता है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया, जियाटिंग बहुत ऊंचाई से गिर गए थे। सर्जरी के बाद से उन्हें होश नहीं आया है। हमारे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें घर लाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे फादर इन लॉ हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ रुकिए और जियाटिंग के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ। उसके जाने के बाद एमसी ने अपने पावर का यूज करके अपने बेटे को ठीक कर दिया। तभी मेरे बेटे को होश आया। उसने मुझे देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यूतियान। वो रो पड़ा। क्या पिताजी, क्या सच में आप हैं? आप इतने सालों तक कहाँ थे और आप ऐसे इतने जवान क्यों दिख रहे हैं? मैंने उसे गले लगा लिया। काश मैं थोड़ा जल्दी लौटा था तो तुम्हारी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाती। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ रीजन से घने पहाड़ों में एकांत में रह रहा था। तभी सुहुआ की आवाज आई, खाना तैयार है। मैंने सुहुआ से कहा, तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत मेहनत की है, थैंक यू। वो बोली, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं फादर इन लॉ, वो मेरे पति हैं, उन्हें बचाना ही था। चलिए खाना खाते हैं। खाते वक्त सुहुआ ने पूछा, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना बहुत टेस्टी है, बस बात यह है कि मैंने सालों तक सिर्फ जंगल के फल और ताजी ओस पीकर गुजारा किया है, बहुत टाइम से इंसानी खाना नहीं खाया। मैंने पूछा, सुना है बच्चे बाद में लौटेंगे? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। मेरे जाते ही सुहुआ ने हैरानी से जियाटिंग से पूछा, अभी क्या हुआ? वो इतनी तेज कैसे दौड़ रहे थे? मैं सीधा एक गिरवी की दुकान पहुंचा। वहाँ एक आदमी ने पूछा, जी सर बताइए। मैंने अपना जेड स्टोन टेबल पर रखा। मुझे इसे गिरवी रखना है, देखिए इसकी क्या कीमत मिलेगी? उसने स्टोन को गौर से देखा और बोला, सर आपका ये जेड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, मुझे अपने मास्टर को बुलाना होगा। उसने मास्टर लियांग को बुलाया। मास्टर लियांग ने जैसे ही उसे देखा, उनके होश उड़ गए। ये तो ओल्ड माइन ग्लास जेड है, टॉप क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन। जल्दी यंग मास्टर्स किन को बुलाओ, हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते। इस जेड की कीमत कम से कम 200 मिलियन है। तभी दुकान का मालिक किन मिंगजे वहाँ आया। सॉरी मिस्टर यू, आपको वेट कराने के लिए। आपके इस जेड के लिए हम 300 मिलियन ऑफर करते हैं, क्या आपको ये ठीक लगेगा? मैंने शांति से कहा, हाँ ठीक है। उसने कहा, ग्रेट, अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास कोई बैंक कार्ड नहीं है। उसने तुरंत एक चेक लिख कर दिया। मैं सीधा बैंक गया। वहाँ स्टाफ से कहा, प्लीज मेरा अकाउंट खोल दीजिए और ये चेक डिपॉजिट कर दीजिए। स्टाफ हैरान थी। सर क्या आप सच में इस चेक की पूरी अमाउंट जमा करना चाहते हैं? उसने मुझे मेरा नया कार्ड दिया और जब तक वो पलटी मैं वहाँ से गायब हो चुका था। मैं अगली सुबह घर पहुंचा। सुहुआ और जियाटिंग टेंशन में थे। पिताजी आप आ गए, हमें लगा आप कहीं खो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खो नहीं सकता। फिर मैंने अपनी पोती से पूछा, बेटा यहाँ सबसे अच्छे अलग थलग वाले घर कहाँ मिलते हैं, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो? उसने कहा, अलग थलग वो तो सिर्फ विला होते हैं, सबसे बेस्ट तो सीव्यू नंबर 1 और झुनचेंग यिपिन है। मैंने कहा, ठीक है चलो वहीं चलते हैं। जियाटिंग परेशान हो गया। पापा मजाक मत कीजिए, एक विला की कीमत करोड़ों में होती है। मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, तुम बस मुझे वहाँ ले चलो, पैसों की टेंशन मत लो, हमारा परिवार इस छोटी सी जगह पर नहीं रह सकता। हम सीव्यू नंबर 1 पहुंचे। सेल्समैन ने पूछा, सर आपको कैसा घर चाहिए? मैंने कहा, लोगों से दूर और आसपास का एनवायरनमेंट एकदम बेस्ट होना चाहिए। उसने हमें एक पेंट हाउस दिखाया। सर ये सीव्यू
एवेन्यू नंबर 1 का सबसे शानदार विला है, 780 स्क्वायर मीटर का, एकदम लूजिन रिवर के सामने। जेटिंग ने धीरे से मुझसे कहा, पिताजी ये कुछ ज्यादा ही महंगा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेल्समैन ने एटीट्यूड में कहा, सर इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखने के लिए ही आपके अकाउंट में मिनिमम 50 मिलियन का बैलेंस होना चाहिए। मैंने शांति से अपना कार्ड उसके आगे कर दिया। ये लो चेक कर लो। बैलेंस देखकर उसके पसीने छूट गए। ये यस सर, प्लीज मेरे साथ आइए। पूरा विला देखने के बाद उसने पूछा, सर क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मैंने कहा, बुरा नहीं है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। वो शॉक्ड थी। सर क्या आप और ऑप्शंस नहीं देखना चाहते? मैंने कहा, क्यों, क्या मैं इसे अभी नहीं खरीद सकता? वो हड़बड़ाते हुए बोली, बिल्कुल खरीद सकते हैं, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करती हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैनेजर ने कहा, मिस्टर यू, प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए हमें आपके आईडी कार्ड की जरूरत होगी। मैंने जियाटिंग का आईडी कार्ड आगे बढ़ा दिया, इसका यूज करो। जियाटिंग एकदम चौंक गया। अरे पापा, घर तो आपने खरीदा है, इसे मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? मैंने प्यार से उसे डांटते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा तो किसके लिए खरीदूंगा? मैनेजर ने मेरे और जियाटिंग के चेहरे को देखकर मन ही मन सोचा, ये सच में बाप बेटे हैं। आजकल मेडिकल ब्यूटी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है यार। उसने हमें चाबियां दी और कहा कि घर एकदम रेडी है, हम आज ही शिफ्ट कर सकते हैं। तभी मेरे पोते पोतियां आपस में बात कर रहे थे, हमारे पास तो रहने की सही से जगह भी नहीं है, दादाजी कहाँ सोएंगे? मेरा पोता लिन बोला, माँ टेंशन मत लो, मैं अभी एक प्रोडक्शन में सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं एक बड़ा घर जरूर खरीदूंगा ताकि परिवार का बोझ हल्का कर सकूं। तभी जियाटिंग ने आकर कहा, सुआ, पापा ने नया घर खरीद लिया है, जल्दी सामान पैक करो, हम आज रात ही शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी पोती मुझे देखकर फुसफुसाई, ये तो बड्ढे भाई से भी छोटे दिखते हैं, कहीं ये सच में पापा के नाजायज बेटे तो नहीं? जियाटिंग ने उसे डांटा, चुप कर बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी का अपमान करने की? मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आज अचानक आ गया, इसलिए कोई खास तोहफा नहीं ला पाया, लेकिन सुहुआ, तुमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, फिर कहा, अभी सिर्फ जरूरी सामान पैक कर लो, बाकी कल ले लेंगे। जब वो सब नए घर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, ये घर कितना बड़ा है, ये तो कमाल है पापा, क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है इतना बड़ा घर किराए पर लेना? जियाटिंग ने सीना तानकर कहा, किराए पर लेने का क्या मतलब? तुम्हारे